Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rahul Mamkui once again. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुआ है क्लास 11th के लिए। ड्यूरेशन है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क है 70। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप जरूर पढ़ें बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन है और 37 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सेक्शन में 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी 1 नंबर के होंगे। सेक्शन बी 19 से लेकर 24 तक होंगे और जो कि 2 मार्क के होंगे। सेक्शन सी में 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क के होंगे, इसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं। सेक्शन डी 31 से लेकर 33 में 4 क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको सभी करने हैं। सेक्शन ई 34 से लेकर 37, इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। पहला सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक के प्रकार को पहचानें। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का ट्रैक है। तो ऑप्शन है आपके पास में सिंडर ट्रैक, क्ले ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक, टार्टन ट्रैक। तो इसका आंसर है सिंथेटिक ट्रैक। दृष्टिबाधितों के लिए क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एथलेटिक स्पर्धाओं के संचालन के लिए किस प्रकार के ट्रैक का उपयोग किया जाता है। तो जो ओलंपिक में जो ट्रैक होता है जिसमें प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं वो सिंथेटिक ट्रैक ही होता है। नेक्स्ट वन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में, 1927 में। 1896 में पहला ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक हुआ। 1900 में दूसरा मॉडर्न ओलंपिक हुआ जो कि पेरिस में हुआ और पहली बार महिलाओं ने 1900 में ही प्रतिभाग किया था। और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ है और 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। Which of the following is an example of self-discipline or performing duties directed towards ourselves? तो जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, आत्म अनुशासन की बात करता है योग में, वो होता है नियम। जो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में यम, नियम, प्रत्याहार, समाधि। तो इसका आंसर है नियम। और यम होता है सोशल डिसिप्लिन, बाहर का जो डिसिप्लिन है वो यम कहलाता है और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो नियम कहलाता है। Fill in the blanks है, is caused by damage to the part of the brain that control movement, balance and posture. ऑप्शन है आपके पास में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस एंड सेरेब्रल पाल्सी। तो इसका जो आंसर है वो सेरेब्रल पाल्सी है, जिसमें कि गति, संतुलन और मुद्रा जो पोस्चर है उसको नियंत्रित करने में थोड़ा सा असहज महसूस करता है व्यक्ति यदि उसको सेरेब्रल पाल्सी है। Which of the following traditional game was originated in मणिपुर। तो मणिपुर से जो गेम निकला है, इंडिजीनियस गेम, जो है थांग ता। ये एक प्राचीन मार्शल आर्ट की एक तरीके की विधा है और ये मणिपुर से इसका ओरिजिन उत्पत्ति माना जाता है। A fitness trainer record 30 curl-ups that a trainee completes in 30 seconds and report the score as average. In this example, average is the evaluation, test, measurement and assessment. तो यहाँ पे बात करते हैं हम कि एक ट्रेनर है, वो एक बच्चे को, एक सब्जेक्ट को 30 कर्लअप करने के लिए कहते हैं, जो कि बच्चा 30 सेकंड में पूरा कर लेता है और उसके बाद उसको बताते हैं कि आप औसत दर्जे के बच्चे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात करें हम, अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो कौन सा टेस्ट है? कर्लअप टेस्ट है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो जो 30 नंबर आया है वो मेजरमेंट है और जो औसत दर्जा का उसको बताया गया है वो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है। निम्नलिखित को मिलाएं, सुपिनेशन, प्रोनेशन, अबडक्शन, अडक्शन। अवे फ्रॉम मिडलाइन, पाम अप, टुवर्ड्स मिडलाइन, पाम डाउन। तो सुपिनेशन जो है वो हमेशा पाम अप होता है, प्रोनेशन जो है वो पाम डाउन होता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड पाम फेस करता है, अबडक्शन अवे फ्रॉम मिडलाइन, अडक्शन टुवर्ड्स मिडलाइन। अडक्शन से आपको याद रखना कि ऐड हो रही है चीजें, तो बॉडी पार्ट्स में अगर ऐड हो रही है, टुवर्ड्स द मिडलाइन आ रही है तो वो अडक्शन होगा, ऐड करना है। असर्शन और रीजन है आपके पास में। असर्शन है, ओवरलोड इज द एक्सेसिव लोड व्हिच इज नॉट वेल मैनेज्ड। सही बात है। रीजन है, इनएडिक्वेट स्लीपिंग कॉजेज ओवरलोड टू द एथलीट। तो यहाँ पे क्या है कि ओवरलोड जो है वो एक्सेसिव लोड है जो कि सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है। तो ये बात सत्य है। इनएडिक्वेट स्लीपिंग, अपर्याप्त मात्रा में अगर नींद है तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बनती है ओवरलोड की। तो ये दोनों ही सही है।
तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 9th वन देख लेते हैं क्वेश्चन। हायर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ शॉर्ट पट compared to a net ball. This is an example of which principle of biomechanics? तो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं कि शॉर्टपुट को रोकने के लिए नेट बॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। यह जीव यांत्रिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो शॉर्टपुट जो है वो भारी होता है, ब्रास का होता है या फिर आयरन का होता है, और उसके कंपैरिजन में अगर नेट बॉल को देखा जाए तो वो रबर या लेदर की होती है, तो वो बहुत हल्की होती है कंपैरिजन टू शॉर्टपुट। तो यहाँ पे अगर हमको शॉर्टपुट को रोकने में ऑब्वियस सी बात है कि हमको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी, तो जो यहाँ पे आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मोशन होगा। ज्यादा आवश्यकता होगी हमको ज्यादा भारी वस्तु को रोकने के लिए, तो ए आंसर होगा। Which of the following common problems among adolescents is associated with eating disorder? जो खाने से संबंधित विकार है वो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ईटिंग डिसऑर्डर। Which of the following is not the objective of Fit India movement? तो कौन सा यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो फिट इंडिया के उद्देश्य जो है वो मैं आपको इनलिस्ट कर दूं अभी। जो फिट इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है टू प्रमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फिटनेस एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज दैट प्रमोट फिटनेस थ्रू फोकस्ड कैंपेन्स, टू एनकरेज इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, टू मेक फिटनेस रीच एवरी school, college, university, panchayat or village, etc. To create a platform for citizens of India to share information, drive awareness and encourage sharing of personal fitness stories. तो यहाँ पर जो नहीं होने वाला है वो है टू आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स टैलेंट। तो जो फिट इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना नहीं है, खेल प्रतिभाओं की पहचान करना इनका उद्देश्य नहीं है। Fill in the blanks है are responsible for the integrity of their sports on the international level. तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की अखंडता के लिए जिम्मेदार हैं वो है अंतरराष्ट्रीय खेल संघ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण में सबसे लंबा चक्र है? माइक्रोसाइकिल जो होता है वो 7 से लेके 1 हफ्ते से लेके 10 दिन का हो सकता है। मैसोसाइकिल जो है वो 6 से लेके 7 वीक तक का हो सकता है। मैक्रोसाइकिल जो है वो सबसे बड़े होते हैं, 1 साल से लेके 4 साल तक के भी हो सकते हैं, और जो नैनो साइकिल्स होते हैं वो 1 दिन के भी हो सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो गौ सी आंसर है, मैक्रोसाइकिल। फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइफ इज ऑक्यूपेशनल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस और सोशल वेलनेस। तो इसका जो आंसर है वो स्पिरिचुअल वेलनेस है। स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक सुयोग्यता है उसको हमेशा से पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांडों से लेकर जोड़ देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को पहचानना, स्वयं को जानना, स्वयं के प्रति आप जागरूक हैं या आप अपने को कितना जानते हैं, और आप अपने जीवन में किस लक्ष्य को लेकर चलते हैं, और आप अपने जीवन को किस दिशा में पाते हैं, यही स्पिरिचुअल वेलनेस है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, स्पिरिचुअल वेलनेस। फिल इन द ब्लैंक्स है इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। हम जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी हम संरचना की बात करते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वेट, हाइट, शेप, साइज की बात करते हैं, तो वो हमेशा हम एनाटॉमी में करेंगे। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है। ऑर्टा जो है वो सब बिगेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी है, तो सी आंसर है। यह अष्टांग योग का अंतिम तत्व है। तो समाधि जो है वह अष्टांग योग का अंतिम तत्व है, अंतिम एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति नहीं है? लक्ष्य निर्धारण करना, इमेजरी प्रशिक्षण, ध्यान नियंत्रण प्रशिक्षण, मादक द्रव्यों का सेवन। तो जिसमें आंसर है वो डी है, सब्सटेंस अब्यूज। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में 4 तथ्यों की सूची बनाएं। तो आपको 4 फैक्ट लिखने हैं जो कि आधे आधे नंबर के हैं। तो 4 फैक्ट हो सकते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक खेल जो थे वो कैसे स्टार्ट हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम कौन से हैं, कहाँ स्टार्ट हुए थे। इस तरीके से आप कुछ फैक्ट लिख सकते हैं मॉडर्न ओलंपिक खेलों के बारे में कि महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, नहीं किया था, क्या रूल एंड रेगुलेशन से कितनी कंट्रीज आई थी, ये सभी बातें। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। योग किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनने में कैसे मदद करता है? हाउ कैन योगा हेल्प अ पर्सन बिकम मोर पावरफुल फिजिकली एंड मेंटली?
तो योग के पास में विभिन्न प्रकार के आसन हैं, जो कि कुछ फिजिकल आसनाज हैं, कुछ मेंटल पीस के लिए आसनाज हैं, कुछ कल्चरल आसनाज हैं और कुछ रिलैक्सेटिव आसनाज हैं। तो जो फिजिकल आसनाज हैं उनकी प्रैक्टिस के द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अपने जो शारीरिक रूप से वो शक्तिशाली बन सकता है, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, वृक्षासन है, ताड़ासन है। इस प्रकार के आसनों को कर व्यक्ति अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। उसी प्रकार से योग के पास में कुछ मानसिक आसनाज भी हैं, जो मानसिक तौर से उनको एक पीस देते हैं, एक शांति देते हैं। तो उन आसनों में है जैसे वज्रासना है, सुखासना है, शवासना है, मकरासना है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आसनों के द्वारा, योग आसनों के द्वारा खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ फैक्ट आपको लिखने होंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। शारीरिक शिक्षा में आमतौर पर प्रयोग होने वाले किन्हीं दो प्रकार के परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको टेस्ट के बारे में लिखना है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो आप लिख सकते हैं इनके बारे में, जैसे कि कूपर टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, साई खेलो इंडिया के टेस्ट हैं। और वहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो है स्केट है, अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट है। इस तरीके से बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि क्वेश्चनायर बेस्ड होते हैं, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रकार के स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ों की सूची बनाएं। तो जो भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, वो कौन कौन से हैं? पहला है हिंज जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा है सैडल जॉइंट, चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, पांचवा है पिवट जॉइंट और छठवां है कॉन्डोलॉइड जॉइंट। और यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ 4। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंधे के जोड़ में संभव 4 शारीरिक गतिविधियां लिखिए। तो जो भी बॉल एंड शोल्डर में जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है वो सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। और इसमें जो 4 मूवमेंट पॉसिबल है वो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अडक्शन है और अबडक्शन है। और इन्हीं 4 मूवमेंट को मिलकर बनता है सर्कमडक्शन। तो ये आप लिख लेंगे तो आपको पूरे में से 2 नंबर मिल जाएंगे। 24th वन देख लेते हैं। टीम के प्रदर्शन में सुधार के संदर्भ में टीम सामंजस्य के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करें। टीम कोहेशन, कोहेशन से क्या है यहाँ पे? स्टिक टुगेदर, यूनाइट, यूनियन, जो कि एक साथ रहकर काम करने की क्षमता जो कि है, या एबिलिटी जो है, वो टीम कोहेशन कहलाती है। और यहाँ पे किस प्रकार से इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को? अगर आपकी टीम में आप में आपसी सहयोग की भावना है, सामंजस्य की भावना है, तो आपका परफॉर्मेंस स्वतः ही अच्छा होगा और आप टीम के लिए अच्छा करेंगे। जो टीम कोहेशन है वो फ्रॉम मी टू वी की डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ मैं नहीं, हम सब। उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। सेक्शन सी में आते हैं जो कि 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। संक्षेप में वर्णन करें कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य थे वो हमने अभी आपको बताए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। टू प्रमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री। इजी वे में फिटनेस को बताना, फन वे में बताना और फ्री बताना। टू स्प्रेड अवेयरनेस और on fitness and various physical activities that promote fitness through focused campaign। कुछ कैंपेन्स चलाना, मूवमेंट चलाना इस तरीके से, ताकि आपके पास में या हर एक व्यक्ति के पास तक फिटनेस के प्रति जागरूकता पहुंच पाए। तो एनकरेज इंडिजीनियस स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे इंडिजीनियस गेम्स हैं, जो भी हमारे मूलभूत गेम्स थे जो हम पहले खेलते थे, प्राचीन काल में खेले जाते थे भारत में, उनको एनकरेज करना, उनको बढ़ावा देना। टू मेक फिटनेस रीच एवरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत एंड विलेज। हर गांव, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर पंचायत तक फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाना और उनको फिटनेस के प्रति जागरूक करना। टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया टू शेयर इंफॉर्मेशन, ड्राइव अवेयरनेस एंड एनकरेज शेयरिंग ऑफ पर्सनल फिटनेस स्टोरीज। ये सभी यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव हैं जिनको कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। ओलंपिज्म के मूल मूल्यों का वर्णन करें। तो ओलंपिज्म के जो मूल वैल्यूज हैं वो कोर वैल्यूज कौन सी हैं? रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस एंड फ्रेंडशिप। रिस्पेक्ट का मतलब है कि प्ले फेयरली एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एक्सीलेंस का मतलब है ट्राई टू बिकम द बेस्ट, सबसे बेस्ट बनना है। और फ्रेंडशिप का मतलब है अंडरस्टैंड अदर्स। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ब्रीफली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन किसके लिए होता है? CWSN के लिए। तो इनके लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं? टू डेवलप मोटर स्किल्स, टू डेवलप हेल्दी एनवायरनमेंट एट स्कूल, एट होम, टू लर्न न्यू गेम्स एंड देयर रूल्स, टू डेवलप हेल्दी लेवल ऑफ फिटनेस,
टू लेट द चाइल्ड पार्टिसिपेट रेगुलरली। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। 28th क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट डिस्क्राइब द गाइडलाइंस यू विल फॉलो। तो जब भी हम बात करेंगे कि हम किन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे जब भी हम किसी शारीरिक फिटनेस परीक्षण को करने जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले होंगे कि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ग्राउंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं। उसके बाद में बात करेंगे कि वहां पे फैसिलिटीज क्या हैं, इसके क्या सोशल बेनिफिट्स हैं, जो टेस्ट हम करवा रहे हैं वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। स्कोर कार्ड हमारे पास में होना चाहिए, डायरेक्शंस होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तो इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना है किसी भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले। क्वेश्चन है, आज के युवा किन अनेक समस्याओं और चिंताओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। तो आज के युवा जो हैं, जो एडोलसेंट हैं, जो टीन एजर्स हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम देख रहे हैं? प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिकल और फिजिकल बॉडी। तो जो भी चेंजेस उनकी बॉडी में होता है उनकी वजह से वो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स है उनके सामने। ड्रग्स के लिए एडिक्टेड होते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सोशल एक्सेप्टेंस, फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, सेल्फ आइडेंटिटी, मेंटल पीस, कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कोई 6 नकारात्मक परिणाम लिखिए। तो साइड इफेक्ट लिखना है आपको, या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं परिणाम को। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे मुख्यतः इसमें से हार्ट डिजीज, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मसल्स, लीवर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, सीवियर एक्ने, जो दाने 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 आपने देखे होंगे पूरी बॉडी पे कई लोगों के, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है। स्वेलिंग इन बॉडी, मूड स्विंग्स, ड्रास्टिकली मूड स्विंग्स होते हैं और कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। और भी बहुत सारे नकारात्मक परिणाम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड के। 31वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ट्रैकिया को किस संख्या से चिन्हित किया गया है? तो जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसको 2 नंबर से चिन्हित किया गया है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उस अंग का नाम लिखिए जिस पर 5 अंकित है। तो वो अंग है डायफ्राम। श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़े, लंग्स। किस अंग को स्वर तंत्र कहा जाता है? तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स स्वर तंत्र के नाम से जाना जाता है। वायु नली किस अंग को कहा जाता है? तो वायु नली है विंड पाइप, जो ट्रैकिया है, जो यहाँ पे 2 नंबर पर दिखाया गया है, वो ट्रैकिया है और उसी को विंड पाइप कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पिक्चर्स। तो चित्र 1 में दिखाई गई क्रिया का नाम बताएं। तो चित्र 1 बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें एरो दिखाए गए हैं कि सांस अंदर जाती है तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है, और सांस बाहर की तरफ जा रही है तो पेट बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये कपालभाति है, क्योंकि आपके पास में षट क्रियाएं हैं, तो ये कपालभाति का डायग्राम है। चित्र 2 में दिखाई गई क्रिया के लाभ बताएं। तो जो चित्र 2 है वो त्राटक है, और इससे कहीं ना कहीं जो एकाग्रता है वो विकसित होती है, वो इंप्रूव होती है, जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंप्रूव होती है, और कहीं ना कहीं जो साइट विजन की जो दिक्कत होती है वो भी इससे इंप्रूव होती है। चित्र 3 में दिखाई गई क्रिया के लाभ बताएं। चित्र 3 जो है वो कुंजल क्रिया है, इसमें पानी, खूब सारा पानी पिया जाता है और उसके बाद में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इससे जो डाइजेस्टिव, जो पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है आपका, वो क्लियर होता है, क्लीन होता है, उसकी सफाई होती है। चौथा क्वेश्चन है इसमें, नाक की सफाई के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वो नेति है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, पेट की मालिश के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो पेट की मालिश जो है वो नौली से किया जाता है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके प्लेन और एक्सिस से रिलेटेड है। Which plane divides the body into anterior and posterior part? कौन सा प्लेन ऐसा है जो बॉडी को अग्र और पश्च भाग में विभाजित करता है? तो वो है आपका फ्रंटल प्लेन। Which plane divides the body into superior and inferior part? तो वो है आपका ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। Which axis is found to be perpendicular to sagittal plane? तो सजिटल प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? लेटरल एक्सिस। हमेशा जो एक्सिस होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये बात आपको एकदम याद रखनी है। तो सजिटल प्लेन होगा तो लेटरल एक्सिस होगा।
इन द ब्लैंक्स है इज एन इमेजिनरी पॉइंट और लाइन अराउंड विच द मोमेंट अकर्स। तो हमेशा जो एक्सिस होता है वो पॉइंट होता है या फिर एक लाइन होती है। तो यहाँ पे एक्सिस आने वाला है, एक्सिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट और लाइन अराउंड विच द मोमेंट अकर्स। और यही बात अगर यहाँ पे सतह की होती तो वहां पर प्लेन आता, सरफेस की बात होगी तो प्लेन आएगा। वॉकिंग टेक्स प्लेस अराउंड विच एक्सिस एंड थ्रू विच प्लेन। तो वॉकिंग में क्या है, पैर का जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो घटित होता है, और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हमेशा सैजिटल प्लेन में और लेटरल एक्सिस में घटित होता है। इसके बाद में 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं पर दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको इन तीनों में से किसी दो पर लिखनी है। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और जो अभी कोरोना में जुड़ा था कम्युनेटर। तो इस पे आपको कुछ शब्दों में उनको डिस्क्राइब करना है। ये किसने दिए थे, फादर हेनरी डेडन ने ये दिए थे और पियर डे कोबर्टन ने उनसे एक तरीके से ये लिए थे। ओलंपिक झंडा, ओलंपिक फ्लैग, तो ओलंपिक फ्लैग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा वर्णन करना है कि ये किस तरीके का होता है। 5 रिंग्स होती हैं, 5 रिंग्स क्या दर्शाती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं। बैकग्राउंड में व्हाइट सिल्क का कपड़ा है, बिना बॉर्डर के है, ये कब लेके आए थे, कौन लेके आए थे, कब पहली बार किस ओलंपिक में फहराया गया था। इस तरीके से आपको इसमें फैक्ट्स लिखने हैं। ओलंपिक ओथ, ओलंपिक ओथ की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, और पहली बार ड्रग्स के लिए कब शपथ ली गई थी ओलंपिक में। इस तरीके से आपको फैक्ट वहां पर लिखने पड़ेंगे। ऐसे पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ प्रोफेशनल हु वर्क विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ऐसे कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, काउंसलर। इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो काम करते हैं CWSN के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुयोग्य बनाने के लिए। तो उसके बारे में आपको लिखना है। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के विभिन्न घटकों की चर्चा करें। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में कौन कौन से कंपोनेंट है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्ट वन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिटेल वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। खेल प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्धांत तथा आवर्तीकरण के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और कंपटीशन। किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी एक एथलीट को, किसी भी एक प्लेयर को किसी भी प्रतियोगिता के लिए तैयार करना खेल प्रशिक्षण कहलाता है। विशिष्टता का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या है, कि हमेशा जब भी ट्रेनिंग होगी वो नेचर में स्पेसिफिक होनी चाहिए, रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर स्पोर्ट और गेम। ऐसा ना हो कि क्रिकेट वाले को हम रेसलिंग की ट्रेनिंग करवा रहे हो और रेसलिंग वाले को हम फुटबॉल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो हमेशा जो ट्रेनिंग होगी वो नेचर में स्पेसिफिक होनी चाहिए। और जो पीरियोडाइजेशन का प्रिंसिपल है, हमेशा क्या होता है कि ट्रेनिंग को कुछ कालांशों में बांट दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे साइकिल के अंतर्गत है। अगर माइक्रो साइकिल में होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि 10 दिन के भीतर हम कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर वो मैसो के अंदर होगा तो हम वीक्स में डिवाइड करेंगे, और अगर मैक्रो के अंदर होता तो हम महीनों में डिवाइड करेंगे। तो कालांशों के भीतर इनको तोड़ दिया जाता है। जैसे कि जनरल और स्पेसिफिक जो फिटनेस है उसको इंप्रूव करना है तो प्रिपरेटरी फेज होता है, दूसरा कंपटीशन फेज होता है, और लास्ट वन ट्रांजिशनल जिसमें रिकवरी होती है। वो फेजेस हम रखते हैं। तो हमेशा समय के अनुसार उनको बांट दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।